Okay, so today we will learn our new poem, Agitated Country Churchyard by Thomas Gray. Okay, Thomas Gray. Just to mind here, spelling of Gray is G-R-A-Y. One more spelling is there, G-R-E-Y. Okay, that is by the color. So keep remembering here while you write the spelling of Gray, G-R-A-Y. Okay, Thomas Gray. Year is 1716 to 1771. Okay. He was born on 26 December 1716. Then died on 30th July 1771. Okay. His father name is Philip Gray. Okay. Mother Dorothy. Okay. His father was a scrivener. आप इसको ब्रैकेट में क्लर्क लिख सकते हैं. ठीक है. स्क्रीनर एक्चुअली दो तरह के शब्दों को यूज किया जाता है. स्क्रीनर एक तो जो सूदखोरी का बिजनेस करते हैं, सूदखोर जो होते हैं उनको भी यूज करते हैं, सेम वर्ड स्पेलिंग स्क्रीनर. और जो कोर्ट कचहरी में या एक ऑफिस में जो क्लर्क काम करते हैं, स्पेशली नोटरी वगैरह वाला काम, उसको भी स्क्रीनर करते हैं. सो हिज फादर वाज वर्किंग एज क्लर्क. देन मदर, शी वाज अ बिजनेस लेडी. वीमेंस हेडगियर बिजनेस में थी. मतलब जो औरतें अपना जो टोपी वगैरह नहीं पहनती हैं, इंग्लैंड वगैरह में आपने देखा होगा तमाम महारानियों के सिर पे, ठीक है, गोल वाली फूल वाली सब इस तरह की. तो उसको ये बिजनेस कहते हैं मिलनर. ठीक है, मिलनर. ये बिजनेस करती थी इनकी मदर डोरथी. ओके. इनके जो फादर थे फिलिप ग्रे, ये स्क्रीनर थे, एक क्लर्क थे, क्लर्क का जॉब करते थे. Both the couple had 12 children. Okay. Fifth is Thomas Gray. So we have to go for only Thomas Gray, not for all. So means you can say there were 12 siblings to Thomas Gray. Okay. The most important thing is here. He has the education and all everything. That's not important here now. Important is here. Thomas Gray is called as transitional poet. Transitional poet. Now this is important for you. Thomas Gray is known as transitional poet. So what is transition? What is transitional? In a simple meaning, transition means changing from one state to another state. Neither fully changed nor fully to the original position. Okay, that is the in-between position. That is called as transition phase. So he is called as transitional poet. If you see the dates from 1660 to 1798, this period is called as a neoclassical period in literature. Neoclassical. Okay, you might have been confused till now because so many ages I have told, like Caroline age, Elizabethan age, and Puritan age. Those are just, you can say, phases in big era or big age. What is neoclassical age? If you see, divide this or if you bifurcate it, you find so many other ages like
फ्रॉम 1660 to 1685. Okay, we say it restoration age, restoration period. This is period basically, not age. Okay, restoration period. क्योंकि 1660 में चार्ल्स II फिर से रिस्टोर होता है, ठीक है, राजशाही जो मोनार्की है, मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन 1660 एंड 1685. तो ये पीरियड इसको रिस्टोरेशन कहते हैं. वैसे कुछ लोग जो है 1700 तक इसको काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. 1700 से रिस्टोरेशन पीरियड काउंट करते हैं. 1700 से लेकर के 1745 तक एज ऑफ पोप, ठीक है. फिर 1745 से लेकर के 1798 एज ऑफ जॉनसन. जॉनसन की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ये JOHNSON है. एक बेन जॉनसन आएंगे या आए होंगे कहीं, बेन जॉनसन, ठीक है, उसमें JONSON है. स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा. जॉनसन, ये सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. नाम सुना? क्या रहा उपलब्धि इनकी? यस, मेटाफिजिकल पोएट. ये टर्म उन्होंने कॉइन किया. ये पक्का MCQ में आएगा, ठीक है. वीडियो मतलब इसको ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिएगा. बहुत सारे MCQ आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान सुन के याद रखेंगे तो. अब देखिए यहाँ से अगर देखें, ये पूरा एज जो हमारा ये न्यू क्लासिकल कहलाता है. इसी के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग एज कर दिए गए हैं. वो क्यों कर दिए गए हैं? कि जो उसमें ज्यादा राइटर महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी रही है, उसके नाम पे उस तरह की एज को बाइफरकेट कर दिया, जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस, नॉलेज के लिए, ठीक है. इसमें कुछ नहीं है अलग से. अब इसी बीच में देखें तो आपका एक और फेज आता है जो हम ट्रांजिशन पोएट कहते हैं. इसका मतलब ट्रांजिशन फेज भी रहा होगा कोई. तो ट्रांजिशन फेज है जो ये ट्रांजिशन फेज बेसिकली इसी के बीच में आता है. अब इसको कुछ राइटर 1760 से 1790 तक मानते हैं, ठीक है. 1760 से लेकर के 1719 के लास्ट में 40 साल है, ये बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो गया. उसमें ट्रांजिशन किससे हुआ? इसके बाद पेज देखिए जो 1798 है. 1798 से लेकर के 1837, ठीक है, ये आता है रोमांटिक एज. रोमांटिक एज, ठीक. तो जो 1798 के बाद का जो रोमांटिक एज है, उससे पहले वाले एज को हम लोग न्यू क्लासिकल कहते थे. लेकिन उसी बीच में ही एक पीरियड को जो 1760 से लेकर 1798 के बीच का है, उसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं. ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव. ना तो पूरी तरह से बदला हुआ, ना ही पीछे से पूरी तरह से अलग हुआ, ठीक है. यानी उस समय राइटिंग दो तरह की चल रही थी. एक तो न्यू क्लासिकल ज्यादातर लिखने वाले थे, इसलिए उस पीरियड का नाम न्यू क्लासिकल ही पड़ा रह गया. लेकिन उसी पीरियड के बीच में कुछ राइटर अलग ऐसे थे जो थोड़ा हट के भी लिख रहे थे, ठीक है, जो एक चेंज ला रहे थे लिखने में, राइटिंग में. उनकी राइटिंग में कुछ अलग हम अभी डिस्कस करेंगे कि इनकी पोएट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. तो ये जो राइटर्स थे 1760 से 1798 तक काउंट किया जाता है. वैसे एक दो राइटर बहुत पहले से लिख रहे थे. जैसे एक राइटर है, नाम है, उनकी बुक है द सीजन्स करके, 1726 से लेकर के 30 तक लिखा गया. कई पार्ट में लिखा गया कि द सीजन्स करके. थॉमसन, ठीक है, थॉमसन नाम है उनका. तो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द सीजन्स. ये बहुत फेमस बुक है, MCQ में आ सकता है. ट्रांजिशन पोएट का जो पहला नाम आता है वो आता है थॉमसन का, ठीक है. पूरा नाम उनका हम बता दे रहे हैं आपको, जेम्स थॉमसन. हाँ, जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन. इनकी बुक है द सीजन्स. ये 1726 में पब्लिश हुआ, फिर 30 तक चला गया, ठीक है, मतलब कई पार्ट में रहा है.
ये बुक पहली बुक मानी जाती है जो ट्रांजिशनल पोएट्री की है, लेकिन वो अकेले लिखते रहे, बहुत ज्यादा उसमें राइटर्स इतने ज्यादा बदलाव नहीं ला पाए अपनी राइटिंग पैटर्न में। तो जो मेजर चेंजेस आया वो 1760s में आया, यानी 50 के बाद आया, इसलिए 60 से लेकर के 1798 के पीरियड को ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है लिटरेचर में। न तो प्योरली रोमांटिक हो पाए थे, न ही प्योरली न्यू क्लासिकल बचे रहे। ठीक है, तो हमको ये दो चीज यहाँ पे समझना होगा कि पहले न्यू क्लासिकल क्या है, ठीक है, फिर समझना होगा कि ट्रांजिशन वाले जो थे वो क्या थे। आई होप क्लियर है यहाँ तक? नहीं? ठीक है, ये आपका जो पीरियड है यहाँ पे 1760 से लेकर 1790 तक न्यू क्लासिकल कहलाता है। ठीक है, इसी न्यू क्लासिकल को हम लोग ऑगस्टन एज भी कहते हैं, इसी को हम एज ऑफ रीजन कहते हैं, एज ऑफ साइंस भी कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली लास्ट वाले को ज्यादा कहते हैं 1740 के बाद के पीरियड को, 45 के बाद को, क्योंकि उसमें साइंस बहुत तेज डेवलप किया है। द एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहते हैं। पहले चीज हमको ये देखना है कि न्यू क्लासिकल क्या है। ठीक है, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल समझते हैं? क्लासिकल मीन्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर की चीजें रही हैं वो बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं। ग्रीक राइटिंग की सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की लिखी हुई थी। अगर आपने नाम सुना होगा, होरेस, जुवेनल, होमर, इन सब की राइटिंग्स बहुत हाई क्लास की थी। ठीक है, तो जो उनका राइटिंग पैटर्न था या जो उनका मेथोडोलॉजी था, स्ट्रक्चर था, रूल्स था, उसको फॉलो किया गया फिर से इस एज में। ठीक है, दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर फॉर्म्स, दे वर रिस्ट्रिक्टेड न्यू क्लासिकल से। ठीक है, जो उनके फॉर्म्स थे पोएट्री के उस पे रहे। उनकी जो पोएट्री थी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव थी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम बता देते हैं अलग से। ठीक है, तो जो न्यू इस एज के राइटर्स, ठीक है, इसी को ऑगस्टस एज भी कहते हैं, ऑगस्टस एज। तो जो किंग ऑगस्टस के जमाने में लिखा जा रहा था, किंग ऑगस्टस थे, उनके जमाने में जो राइटिंग पैटर्न थी या जो राइटिंग का ऑर्डर था, मतलब जो कोटी था, वो यानी उनकी जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी, वो क्वालिटी इसमें मेंटेन किए जाने लगा। तो इसलिए इस राइटर्स को न्यू क्लासिकल भी कहा गया। ठीक है, लेकिन उसी में देखो, अब एक साथ बहुत सारे राइटर हैं तो सारे लोग एक साथ एक ही रूप थोड़ी फॉलो करते हैं। उसी बीच में थोड़े बहुत इधर उधर बदलाव थे, तो जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे, अलग एक डायरेक्शन मिलता चला गया और धीरे धीरे एक नया फेज निकला जिसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। neither they were romantic nor they were classical, or you can say neo classical. Okay, so neo classical क्या क्या था, मिटा रहे थे। आइए एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो थॉमस ग्रे थे, ये पढ़ने के लिए एटन कॉलेज गए। एटन कॉलेज, एटन में उनकी दोस्ती हुई होरेस वालपोल से और रॉबर्ट वेस्ट। होरेस वालपोल एंड रॉबर्ट वेस्ट। ठीक है, ये दोनों राइटर भी हैं और उनके दोस्त भी थे। बहुत बढ़िया राइटर हैं। अभी होरेस वालपोल का आप लोग मिलेगा, हिस्ट्री पे गॉथिक राइटर हैं ये, इंग्लैंड में बहुत बड़ा नाम है इनका, होरेस वालपोल का। एंड ही वाज सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। रॉबर्ट वालपोल उनका बेटा थे। ठीक है, ये होरेस वालपोल। ये रॉबर्ट वेस्ट जो, सॉरी रिचर्ड वेस्ट नाम दोस्त का उनके, सॉरी यहाँ रिचर्ड वेस्ट है, सॉरी सर प्लीज करेक्ट मी। रॉबर्ट मैंने लिख दिया, रॉबर्ट वालपोल इनका नाम है, निकल गया। रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, रिचर्ड वेस्ट। ये इनके बहुत फ्रेंड थे जो उनके साथ यूरोप में घूमे हुए, सब जगह घूमते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 1742 में रिचर्ड वेस्ट की। ठीक है, जो उनका बहुत फास्ट फ्रेंड थे, मतलब माना जाता है कि क्लोजेस्ट फ्रेंड थे ये। उनकी डेथ हो जाती है और ये काफी उनको लॉस और ग्रीफ फील होता है। कुछ राइटर्स का मानना है कि जब उनको पहली बार इतना लॉस या ग्रीफ फील हुआ, उसके बाद उन्होंने जो अपनी राइटिंग स्टार्ट की और उसी का नतीजा है जो ये जो आपकी पोएम है, द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का मतलब है कि कंट्री चर्चयार्ड में लिखी गई शोक गीत। ठीक है, एलिजी मीन्स शोक गीत। जब किसी की डेथ हो जाती है या तुरंत हो या बहुत पहले हुई हो, उसकी याद में अगर आप कुछ लिखते हैं
जो कि बहुत मॉर्नफुल हो, ठीक है, जो दुखद हो, उसको याद करते हुए एक लॉस या ग्रीफ का फील हो, येलो डबल एस, ठीक है, लॉस, अगर लॉस या ग्रीफ का फील हो तब उस समय हम उस तरह की राइटिंग कहेंगे एलिजी, ठीक है। सो आपकी जो प्रेजेंट पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज हमें समझना है। यहाँ पे ही इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन पोएट, ठीक है। दूसरा ही इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड पोएट, ग्रेवयार्ड पोएट, ठीक है, ग्रेवयार्ड पोएट या चर्चयार्ड पोएट भी कहते हैं इसको। तो हमें भी दोनों देखेंगे कि व्हाट इज ग्रेवयार्ड पोएट और कौन कौन थे, और दूसरा ट्रांजिशनल पोएट कौन कौन थे। एमसीक्यू में पक्का आएगा, मान के चलिए, ठीक है। एक तो पक्का नाम आएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेवयार्ड पोएट, ठीक है। आपका 100% एक एमसीक्यू आना ही आना है, मान के चलिए। नहीं वो आएगा तो ट्रांजिशन फेज में से आएगा, ट्रांजिशन पोएट में से कौन है, नहीं आ रहा है, तो आना है एमसी। और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आप जब आगे पढ़ाई करेंगे, टीजीटी पिछली तैयारी करेंगे, नेट वगैरह की तैयारी करेंगे, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो सारा एमसीक्यू आपको इसी बीच में मिलते चले जाएंगे, ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। इनकी डेथ 1771 में होती है। इनकी जो मदर थी उनको सेंट गिलीज चर्च स्टोक ओक्स, ये जगह का नाम है, यहाँ पे बरी किया गया। तो उनकी मदर को, मदर का नाम क्या है, डोरोथी, ओके। तो इनकी जब डेथ होती है तो इनको भी वहीं पे बरी किया जाता है। कुछ लोग तक का ये भी मानना है कि जो वाल्ट था, जो मतलब कॉफिन का वाल्ट था, उसी वाले मतलब उसी पे फिर उनको भी किया गया है, ठीक है। सो सेंट गिलीज चर्च है। और जो भी आपकी प्रेजेंट पोएम है उसकी सेटिंग भी यही ग्रेवयार्ड है। सेटिंग समझते हैं ना, जो बैकग्राउंड आपका लिया गया है वहां का, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिए गए हैं, वो सारा चीज आपका वो इसी चर्चयार्ड का है, जहां पे इनकी मदर को बलि किया गया था। इनकी मदर को यहाँ पे किया गया था, सेंट गिलीज चर्च स्टोक ओक्स, ठीक है। ये जगह का नाम है, पेम्ब्रोक में है। पेम्ब्रोक एक्चुअली पूरा जगह का नाम तो पेम्ब्रोक है, ठीक है। तो इसी चर्चयार्ड की सेटिंग है। अगर एमसीक्यू आता है आपको ये लिखना होगा कि द सेटिंग ऑफ एग्जिट कंट्री चर्चयार्ड, तो ऑप्शन में यही रहेगा, यही मारना आपको सही, ठीक है, क्लियर है। स्टोक बॉक्स। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो ट्रांजिशन पोएट्री है ये क्या थी, और ट्रांजिशन से पहले नियो क्लासिकल समझना जरूरी है आपको, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं। सो जो न्यू क्लासिकल थे, दे वर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स, ओके। सो दे वर मच रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ओके। दे वर यूजिंग स्ट्रिक्ट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेशली यूज ऑफ कपलेट, हीरोइक कपलेट्स,
इट मीन्स जो न्यू क्लासिकल राइटर्स लिख रहे थे वो क्लासिकल का जो हीरोइक कपलेट का फॉर्म है उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक पोएम देखा था अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है, वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, ठीक है, हीरोइक कपलेट। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि हाँ आपको ने जबरदस्ती हीरोइक कपलेट में ही लिखना है। तो ये लोग थोड़ा सा हट करके लिख रहे थे। न्यू क्लासिकल में जो जितने राइटर थे न्यू क्लासिकल के वो पक्का फॉलो कर रहे थे, ठीक है। देन दे वर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, देखो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो चीजें होती हैं पोएट्री में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीज होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो खुद के अंदर की बात की जाए, खुद के ऊपर, और सब्जेक्टिव होता है जो अपने को छोड़कर बाकी चीजों बात की जाए, ठीक है। यानी इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी थी इसमें, इसका मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर भावना है, इमोशंस है या वो सब, उसको छोड़ करके बाकी चीजों पर बात की जा रही थी। तो इसमें देखा जाए तो वर्ल्डली अफेयर ज्यादा थे, मतलब बाहर की बातें ज्यादा थी, अपने मन में क्या हो रहा है वो नहीं, ठीक है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था अलेक्जेंडर पोप को, वो दुनिया को समझाने के चक्कर में पड़े हुए थे, उसमें पूरा ह्यूमैनिटी क्या है, कैसे है, सारा कुछ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिवनेस हो गया। सब्जेक्टिव होता है तो खुद के अंदर की बात करते हो, मतलब खुद के बारे में बात करते हो, उनके अंदर क्या इमोशंस है, क्या इमेजिनेशन, क्या थॉट है, इस तरह की चीजें होती है। इसमें ऐसा नहीं, इसलिए सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिविटी इसमें आती है। इसमें रियलिज्म ज्यादा है, ठीक है। रियलिज्म का मतलब है कोई भी बाहर घटना हो रही हो, वास्तव में जो घटना हुई है उसी के ऊपर आधार बना करके लिखना। कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई फॉल्स इमेजिनेशन नहीं है इसमें। सब इसमें रियलिटी पे ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें इट इज टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन स्पेशली कंट्री लाइफ एंड सिंपल विलेज पीपल। जो ट्रांजिशन राइटर्स थे ये सिटी लाइफ को तो लिखते ही थे, लेकिन उसके अलावा उनका मोर फोकस था जो विलेज लाइफ या कंट्री लाइफ था, इसकी तरफ था। ठीक, अभी हम देखेंगे, इसमें मिलेगा आपको सारा ट्रांजिशन पोएट्स में, ठीक है। और सही नहीं चल रहा है। इनके जो पोएट्री थी न्यू क्लासिकल्स की, डायडेक्टिक ज्यादा थी। डायडेक्टिक का मतलब है उपदेशात्मक। इनके में ऐसा नहीं था इधर, ठीक है। इट वाज मोर डायडेक्टिक क्लासिकल्स की। Then few writers were using satire. Then क्लासिसिज्म था इसमें। क्लासिसिज्म मतलब एक उच्च कोटि का गुणवत्ता थी इसमें, ठीक है, हाई क्वालिटी थी इधर की क्वालिटी न्यू क्लासिकल में। इधर वाला में ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका अपना एक अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है जो है दैट्स ऑल। आप उसको पसंद करिए ना करिए वो अलग बात है, बस इधर लेकिन इधर वाले का क्लासिक है, राइटिंग की क्लासिक होती थी। देन रेशनलिज्म है इनके में। रेशनलिज्म मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और इधर ऐसा नहीं है,
इधर इमेजिनेशन है, इधर आप देख सकते हैं इमेजिनेशन, बेसिकली दिस ट्रांजिशन पोएट्री केम इन रिएक्शन और अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोएट्री। क्यों? क्योंकि काफी लंबा पीरियड हो गया जब लोग 100 साल तक बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ही उपदेशात्मक सुनते सुनते पक गए, तो लोगों को चेंज चाहिए, ठीक है। तो उसके रिएक्शन में आया ही है, सीधे सीधे कहा जाए तो ट्रांजिशन पोएट्री केम इन रिएक्शन टू न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिकल पोएट्री, बिकॉज इसमें अच्छा न्यू क्लासिकल राइटिंग में सबसे ज्यादा पोएट्री लिखी गई थी, ठीक है। इट वाज मोर फोकसिंग ऑन पोएट्री। इसमें भी पोएट्री है, नो डाउट यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें पोएट्री के साथ साथ दूसरे भी राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली प्रोज नॉवेल्स वगैरह फॉर्म स्टार्ट हो गया था। हालांकि ट्रांजिशन राइटर्स नहीं है, लेकिन हो गया था स्टार्ट, ठीक है। सो ट्रांजिशनल पोएट्स का नाम लिख लीजिए, लिखना है तो हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांजिशनल पोएट्स। जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन लिखे थे नाम ना कहीं, जेम्स थॉमसन। नेक्स्ट ओलियर गोल्डस्मिथ, ओलियर गोल्डस्मिथ। थॉमस पर्सी, थॉमस पर्सी, थॉमस पर्सी, PERCY, थॉमस पर्सी। देन थॉमस चैटरटन, चैटरटन, CHATTERTON, CHATTERTON, चैटरटन। ये बहुत अच्छा राइटर थे, बहुत कम पोएम लिख पाए, मेरे ख्याल से 17 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, चैटरटन की। लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग है, जितना उन्होंने लिखा उतने कम उम्र में बहुत फेमस है। 17-21 साल के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। देन नेक्स्ट राइटर जेम्स मैकफर्सन, जेम्स मैकफर्सन, ठीक है, जेम्स मैकफर्सन। थॉमस ग्रे, नेक्स्ट लिखिए थॉमस ग्रे, जिनकी पोएट्री आपके सिलेबस में है। विलियम कॉलिंस, COLLINS, विलियम कॉलिंस। देन विलियम कूपर, COWPER, विलियम कूपर। ये फेमस ट्रांजिशनल पोएट्स हैं जो 1760s ऑनवर्ड बहुत ज्यादा इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। बट जो पहली बुक मानी जाती है, या पहली बुक है जेम्स थॉमस की, ठीक है, जेम्स थॉमसन की। तो वो बुक 1726 में पहली बार पब्लिश हुई थी, द सीजन्स करके। ये पक्का आता है MCQ में, द सीजन्स। तो ये ध्यान रखिए, ध्यान से सुनते रहिएगा इसको। जेम्स थॉमसन, द सीजन्स उनकी बुक का नाम है, जो कि पहले 1726 में पब्लिश हुई, बाद में 30 में पब्लिश होता है, ठीक है। ये पहली बुक है। इसके बाद राइटर्स धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिसको ट्रांजिशनल पोएट्स कहा गया। इसके अगेंस्ट यानी जो स्ट्रिक्टनेस थी, यहाँ पे रूल्स फॉलो करना है, कपलेट्स लिखनी है, ये सब चीज धीरे धीरे इन्होंने इससे हट गए। सब्जेक्टिव इधर से ये ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव हो गए धीरे धीरे, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन पर आ गए लिखने के लिए। कंट्री लाइफ के बारे में ज्यादा फोकस। इफ यू सी दिस पोएम्स, दीज आर मोर फॉर एलिट क्लास और इंटेलेक्चुअल्स। जो न्यू क्लासिकल राइटिंग है फॉर मोर एलिट क्लास और इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। लेकिन इधर का नहीं है ऐसा, ये ए फॉर ऑल पब्लिक, इसको कोई भी समझ सकता है इनकी पोएट्री को। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक और लिख लीजिए, ये ग्रेवयार्ड पोएट्री। ग्रेवयार्ड पोएट्री
Okay, graveyard poets. So in graveyard poetry, the setting was village churchyard, or surroundings. ठीक, इनकी जो सेटिंग थी, फाइनलिटी ऑफ डेथ, मोर्टैलिटी एक्सेट्रा। ठीक, मतलब जो जिंदगी, असली जिंदगी है, उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया कि लाइफ इज अनसर्टेन। ठीक है, डेथ इज देयर, डेथ इज फाइनल, डेथ इज इमॉर्टल, life is mortal, so you have grief, loss, everything. So by saying all these things, these poets started writing poetry on these themes. Okay, ये themes हैं इनकी poetry का। loss होगा, mourning होगा, मतलब रुदन जिसको हिंदी में कहते हैं, grief होगा, consolation होगा, death पे consolation लोग करते हैं। ठीक है, फिर redemption है कि किसी डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, फाइनलिटी ऑफ डेथ की जो अंतिम सत्य है और डेथ है। ओके, यू कांट चेंज। तो ये सारे चीज को जब इस थीम्स पे जो लोग लिखे पोएट्री, उसको कहा गया ग्रेवयार्ड पोएट या चर्चयार्ड पोएट्स। ओके, सो देयर आर फ्यू राइटर्स, यू कैन नोट डाउन देयर नेम्स, यू कैन नोट इट। फर्स्ट वन इज थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नेम लिख लीजिए थॉमस पार्नेल, PARNELL, थॉमस पार्नेल। ओके, नेक्स्ट रॉबर्ट ब्लेयर, BLAIR, Robert Blair. Then Edward Young, EDWARD, Edward Young, YOUNG, एडवर्ड यंग। 4 नाम बताया हमने आपको। थॉमस ग्रे, उनकी जो बेस्ट पोएट्री है इस थीम पे, चर्चयार्ड पे, वो है एल्जीरियन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आपकी सिलेबस में हम लोग इसको फुल्ली पढ़ेंगे प्रॉपर एकदम। ठीक, नेक्स्ट नाम क्या है, थॉमस पार्नेल। ठीक है, इनकी बुक का नाम है नाइट पीस ऑन डेथ। पोएम है नाइट पीस ऑन डेथ, नाइट पीस, PIECE, नाइट NIGST, नाइट पीस ऑन डेथ। द नेक्स्ट नेम इज रॉबर्ट ब्लेयर, इनकी बुक का नाम है द ग्रेव, पोएट्री इनकी द ग्रेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, ये 4 राइटर बहुत मेजर राइटर हैं जो ग्रेवयार्ड पोएट्स कहे जाते हैं। ठीक है, देखो एसोसिएटेड इसी से है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। MCQ है तो MCQ में थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, सो कुछ फेमस बुक का नाम है इनके लिए। 13 पोएम्स ओनली, 13 पोएम उन्होंने लिखा है, और टोटल जोड़ा जाए तो 1000 से कम लाइन है, बट इज स्टिल बीइंग रेड एंड टॉट। ओके, सो थॉमस ग्रे इतना बढ़िया लिखे हैं, स्पेशली ये एल्जीरियन कंट्री चर्चयार्ड की आज तक पढ़ाई जा रही है सब जगह। ठीक है।